हाँ जी सर। हाँ, बोलो। तो बताओ सर क्रिप्टो के बारे में कुछ। क्रिप्टो के बारे में चलो हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। तो हम्म। ये जो चीज है क्रिप्टो जो आई है, ये शुरुआत हुई, ये जो 2008 में जो क्राइसिस हुआ था। ठीक है, जब 2008 का क्राइसिस हुआ तो काफी सारे बैंक्स उस टाइम पे फेल हो गए थे। लीमन ब्रदर्स है हम्म। और भी कई सारे बैंक्स हैं। तो मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जो हमारी हाउस होल्ड इनकम है वो भी कम हो गई थी यूएस में। और जो कंज्यूमर्स हैं, जो रिटेल जो होते हैं कंज्यूमर्स, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ उस चीज का। तो एक बंदा, ये मान लो सतोशी नाकामोटो, ये सूडो नेम है, मतलब किसी को हम्म। पता नहीं है कि ये कौन है। तो उसे ऐसा लगा कि एक हमारा एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जो मतलब किसी भी सेंट्रल बॉडी से कनेक्टेड ना हो। जैसे कि हम्म। अभी हमारा जो फिएट सिस्टम है, वो हमारा सेंट्रल बैंक उसको मतलब रेगुलेट करता है, हर एक चीज वही मैनेज करता है। हम्म। उसका ये था कि ये सेंट्रल जो सिस्टम है ये इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्योंकि हमें तो, जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें थोड़ी ना पता है कि उनकी करेंसी का क्या हाल है और वो कब क्रैश कर जाए और मार्केट क्रैश हो जाए। क्योंकि उन्हें कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं पता होते हैं कि भैया मॉर्गेज क्या चल रहा है, डेब्ट क्या चल रहा है और हम्म। चीजें क्या चल रही हैं। उन्हें तो अपनी बस नॉर्मल चीजों से मतलब होता है। बिल्कुल। तो उसने ये सोचा कि एक ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि जो हमारी करेंसी हो वो यूजर डिफाइंड हो, कि भाई उसका सारा जो कंट्रोल हो वो सेंट्रल बॉडीज को ना देके, वो यूजर्स जो हैं उसके, वो उसका सब कुछ करेंगे। उसको सेंड करना, उसकी वैल्यू डिफाइन करना, हर एक चीज जो होगा वो यूजर के उस पे होगा। तो ये सिस्टम उसने जो बनाया था, ये सबसे पहले उसने bitcoin.org एक हम्म। डोमेन था, वो लिया। उसके बाद में उसने जो है सबसे पहले एक वाइट पेपर पब्लिश किया था 2008 में, कि बिटकॉइन पीयर टू पीयर कैश सिस्टम, ऐसा ही कुछ था, एक हाँ वाइट पेपर मतलब उसने उसने ये एक तरीके पब्लिश से किया है। गवर्नमेंट को हटा दिया बीच में से। हाँ हाँ, है ना गवर्नमेंट को कि हटा जैसे दिया। अभी तो गवर्नमेंट और उसने, आरबीआई पैसे वगैरह छापती है, तो उसने वो हाँ हटा दिया बीच हाँ में से। हाँ, तो हम्म। उसने फिर ये जब व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, ये शायद उसने पब्लिश किया था वही अगस्त में, डेट नहीं याद है, अगस्त 2008 में ये उसने, ये एक व्हाइट पेपर उसने पब्लिश किया हम्म। कि भाई इसमें क्या प्रोटोकॉल्स होंगे और क्या चीजें होंगी, कि ये पीयर टू पीयर सिस्टम होगा और इसमें नोड्स होंगी और ये जो पूरा कंट्रोल होगा जो इसका, ये सब जो होगा वो यूजर के पास होगा जो इसे यूज करेंगे। हम्म। उसके बाद में फिर उसने जनवरी 2009 में उसने जो है पहला जेनेसिस ब्लॉक जो था, मतलब जो पहला, जो उस ब्लॉकचेन में जो पहला ब्लॉक था वो उसने खुद माइन किया था। ये अच्छा। जनवरी की बात है 2009 में। हम्म। उसके बाद, और उसने जो माइन किया था तो उसे 50 बिटकॉइंस जो है वो मिले थे। उसने उसमें एक मैसेज मतलब कि उस ब्लॉक में डाला था। उसके बाद में फिर जो पहला ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया गया था, हम्म। वो एक फिनी करके एक मतलब क्रिप्टोग्राफी में एक साइंटिस्ट थे, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो वो, उनको उसने जो है 10 बिटकॉइन सेंड किए थे। ये 10 बिट। पहला रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। अच्छा। ठीक है, तो हाँ, ये शायद ये बात है उसने जनवरी में ही ये किया था उसने पहला, मतलब हम्म। जेनेसिस ब्लॉक जो माइन हुआ था, उसके शायद 4-5 दिन में या हफ्ते भर में उसने ये पहला ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुआ था उस ब्लॉकचेन में। उसके बाद में वो जो फिनी थे, उन्होंने भी मतलब काफी माइनिंग की थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग का जो ब्लॉक रिवॉर्ड था वो 50 था। माइनिंग का मतलब बिटकॉइन प्रोडक्ट करना है ना, प्रोड्यूस करना। हाँ हाँ हाँ, है जो ना। जो नया ब्लॉक बनेगा, तो जो नया ब्लॉक जिस भी नोड के थ्रू बनेगा तो उसको रिवॉर्ड के थ्रू मिलता है ये मतलब 50। तो हम्म। उसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स, उसमें एक है कि भाई मैक्सिमम जो सर्कुलेटिंग जो अमाउंट होगा बिटकॉइन का, वो होगा 21 मिलियन। अच्छा। तो 21 मिलियन, हाँ 21 मिलियन होंगे। और अगर हम लोग आज के रेट में कैलकुलेट करें तो ये जो अभी जिस हिसाब से माइन हो रहा है, तो एवरी 10 मिनट्स में एक ब्लॉक माइन होता है। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2140 में ये मतलब पूरे हो जाएंगे माइन सारे। अच्छा। 2140। हाँ, हम्म। 21 नहीं, नहीं, इसमें क्या बोलते हैं ये, 2040। हाँ सारे नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, 21 21 40 ही है। हाँ, 2140। 2140। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि वो ब्लॉक रिवॉर्ड जो है वो कम होते जाते हैं। अभी तो 2025 चल रहा है। 2025। हाँ, 2024 चल रहा है अभी। हाँ 24 मतलब फिर 2140। हाँ हाँ, मतलब अभी 100 साल एक से सेकेंड ऊपर है। इसको, हाँ इसको एक बार, नहीं नहीं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि
बिटकॉइन वो, क्योंकि जो बिटकॉइन हाफिंग होती है ना, तो उसमें वो वो होगा कि वो कम होता जाता है ना। अच्छा। तो वो जो है वो 2140 में ही होगा, क्योंकि अभी जो करंट में चल रहा है माइनिंग का, वो अभी हाफ हुआ था, तो अभी चल रहा है 3.125। तो उसके पहले था 6.25। क्या है तो ये थ्री अभी जो पॉइंट चल वन रहा, टू फाइव 6.25? हाँ, ये मतलब माइनिंग रिवॉर्ड होता है। अच्छा, ठीक है ना। मतलब इतने बिटकॉइन मिलेंगे हाँ एक बार एक बिटकॉइन माइन करने पे? हाँ, एक 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 मतलब जब तुम एक नया ब्लॉक जब बनेगा, वो माइन जो होगा, हम्म। तो उसका जिसने वो ब्लॉक माइन किया है उसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, और प्लस ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है जितने भी उसमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अभी जो करंट पे रिवॉर्ड चल रहा है वो चल रहा है 3.125। और इसका भी एक प्रोटोकॉल है कि ये जो हाफिंग होती है, ये हाफिंग होती है जब हमारे पास जो ब्लॉक्स माइन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 2,10,000। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, मतलब इसका जब भी दो लाख मतलब दस एक हजार ब्लॉक माइन हो जाते हैं, ब्लॉक का मतलब नहीं समझा मैं, ब्लॉक्स क्या है ये? देखो, ब्लॉक्स का, ये ब्लॉकचेन का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि अगर तुम अभी करंट में नोड अगर तुम बनना चाहते हो, हम्म। तो तुम्हें जो है ना पूरा जो बिटकॉइन की जो पूरी हिस्ट्री है, सब कुछ तुम्हें अपने सिस्टम पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब करंट में तुम्हें पता नहीं है कितना जीबी है या कितना जीबी का वो डेटा नहीं है, पर ये हमें लगभग 2016 या 17 के आसपास का पता था। उस टाइम पे ये अराउंड 200 जीबी के आसपास थी। उसमें क्या होता है कि जो भी नोड बनता है, उसके पास पूरी ब्लॉकचेन की हिस्ट्री होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेसिस ब्लॉक से लेके अभी तक के करंट ब्लॉक तक। तो क्या होता है ना कि वो एक ब्लॉक हमारा माइन हुआ, तो वो ब्लॉक पीछे बन गया, उसके बाद जब नेक्स्ट होगा तो वो चेन के थ्रू उससे कनेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट ब्लॉक बन जाता है। हम्म। समझ रहे हो। तो वो जब वो ब्लॉक जब माइन हो जाता है, तो जब तुम्हें बनना है तो वो पूरी तुम्हें हिस्ट्री डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब मतलब आज की उस डेट में वो ब्लॉक डेटा शायद, ब्लॉक में होता क्या है? एक ब्लॉक किसको बोल रहे हैं हम? ब्लॉकचेन हुआ क्या? ब्लॉक हम, हम्म। हाँ, ब्लॉक हम लोग बोल रहे हैं, ये जैसे कि एक सिंपल सा, ये मान के चलो एक टेक्नोलॉजी है, इसमें हम्म। एक नया ब्लॉक जो माइन हो रहा है या जो वो जो पीछे हो रहे हैं उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो चीज तुम चेन को पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार जो चीज उसमें रिकॉर्ड हो गई। अच्छा। ठीक है। और अगर तुम चेंज करोगे भी तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इतनी सारी नोड्स हैं और सब इंटरकनेक्टेड है। किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा पावर है या किसी के पास कम है, तो उसको तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है ना कि वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। नोड्स मतलब हम्म। पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, पता नहीं कितने सारे माइनर्स लगे हुए हैं। तो अभी जो करंट में जो हमारा जो रिवॉर्ड चल रहा है वो 3 पॉइंट है, वो अभी शायद अक्टूबर वगैरह में ही हुआ है, शायद हाफ हुआ है। थ्री अब जो थ्री नेक्स्ट होगा, पॉइंट मतलब 3 बिटकॉइन या क्या? हाँ, 3.125, ये तो रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें माइन करने का। 3.125 बिटकॉइन? हाँ, और उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, जितने भी उस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन होंगे, क्योंकि जैसे जब तुम बिटकॉइन सेंड कर रहे हो, तो जब तक वो ब्लॉक माइन नहीं होगा, तब तक वो उसमें मतलब कि नोट नहीं होंगे कि ये ट्रांजैक्शन हो गया है। हम्म। तो जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, वो भी तुम्हें मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। अभी जैसे कि देखा जाए तो अभी जो टोटल बिटकॉइन माइन हो गए हैं, वो हो गए हैं लगभग 19.7 के आसपास, लगभग माइन हो चुके हैं, 19.7 मिलियन माइन हो चुके हैं। अच्छा, बिटकॉइन माइन करने का मतलब क्या है? एक नया बिटकॉइन बनाया? हाँ, बिटकॉइन माइन करने का सिंपल सा मतलब यही है कि नया बिटकॉइन बना। और ये माइनिंग का प्रोसेस क्या होता है? मतलब कैसे कोई? माइनिंग का प्रोसेस यही है कि आपको नोड नोड मतलब बनना पड़ेगा, और नोड बनने के लिए क्या है, जैसे अब आज की डेट में क्या है कि भाई मिलियंस ऑफ नोड्स हैं। नोड्स ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में बताओ सर, नोड्स क्या होता है ऐसे? नोड सिंपल भाषा में तुम ऐसे मान के चलो जैसे कि ये हमारा और तुम्हारा एक सिस्टम है। ठीक है। हम्म। और हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन है, सारी चीजें हैं, तो हम लोग उसको माइन कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग दो सिस्टम है। तो क्या है कि लगभग इक्वल प्रोबेबिलिटी है हम लोग की माइन करने की। पर क्या होता है कि इसी में जब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और इसमें एक हैश भी होता है, ठीक है ना, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, और उसके बाद में जब माइन करते हैं तो उसमें हैश का एक एल्गोरिदम यूज होती है कि जो उसको जिसका वो चीज मैच करेगी वो उसे मिलेगा। अगर वो नहीं मैच कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ब्रूट फोर्स से करोगे तो वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम क्या मतलब, वो तो मतलब शायद 1 मिलियन ईयर से भी ऊपर लगेगा अगर तुम फास्टेस्ट कंप्यूटर से भी करोगे। तो क्या होता है कि अगर 10 मिनट्स के बाद में तो जो सबसे नियरेस्ट होता है उसको वो मिल जाता है। तो बहुत सारे जो माइनिंग सिस्टम्स हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, वो सब लगे रहते हैं। जैसे आजकल तुमने सुना होगा माइनिंग पूल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो सब लगे रहते हैं। तो वो एक ब्लॉक नया जब माइन होता है तो जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं उस ब्लॉक में। और जब वो इंक्लूड हो जाते हैं तो एक नया ब्लॉक बनता है, तो उसमें जिसने वो ब्लॉक माइन किया है
उसको 3.125 बिटकॉइन मिल जाएंगे, प्लस जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सब उसमें ऐड हो जाते हैं और वो ब्लॉक पीछे हो जाता है, फिर नया माइन होता है। तो एक ऐसे करके पहले ब्लॉक्स ब्लॉक्स आते हैं, फिर वो चेन से जुड़ते जाते हैं, तो वो अच्छा। इसलिए ब्लॉकचेन हो गया। हम्म। इसके बाद में जब ये फिनी और ये सतोशी नाकामोटो, ये दो जो बंदे थे, ये स्टार्टिंग में काफी ज्यादा है। इसके बाद में एक फिर मार्केट ओपन हुई स्टार्टिंग में, बिटकॉइन मार्केट .com, कि जहां से बिटकॉइन तुम खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब तो वो बंद हो गई है, तो वो मतलब है ही नहीं, एक्सिस्ट नहीं करती है। उसके बाद में क्या हुआ था कि फिर बिटकॉइन की वैल्यू सेंट्स में थी उस टाइम पे, और उसके बाद में फिर धीमे धीमे थोड़ा सा मतलब लोगों में क्या मतलब, जो क्रिप्टोग्राफिक उस टाइम पे ईमेल्स किए गए, मैसेजेस किए गए, तो कुछ क्रिप्टोग्राफिक साइंटिस्ट थे जो मतलब उनको ये चीज पता चली। उसके बाद में कुछ लोगों ने माइन करना शुरू किया। धीमे धीमे क्या हुआ, फिर एक माउंट गॉक्स एक्सचेंज था जापान में, वो वहां पे भी वो मतलब वहां पर सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेडिंग होती थी। और हाँ, एक और चीज वो है जो मतलब इसमें बिटकॉइन में आई, एक बार ऑक्शन हुआ था बिटकॉइन का काफी पहले, उसी टाइम के आसपास, जिसमें अराउंड बिटकॉइन को शायद 10,000 बिटकॉइन को मतलब ऑक्शन पे उसने डाला था। हाँ, तो वो एक्सचेंज पे। तो जब माउंट कॉक्स में जब ये हुआ, मतलब हैकिंग हुई, तो उसके बाद भी जो है बिटकॉइन की थोड़ा सा जो ये बोलो कि पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि वो उस टाइम पे हैकिंग जो थी यार, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। कौन से ईयर और की बात होगी ये? ये बात है ये बात है 2013 की या 14 की, जब वहां पर ये हैकिंग हुई थी। अच्छा। और उसमें भी मिलियंस ऑफ बिटकॉइंस की चोरी हुई थी। पर उसमें जो है ना कि जब वहां की अथॉरिटी ने काफी जांच वगैरह की थी, तो उसमें कई सारे वॉलेट्स जो हैं यार, वो हार्ड डिस्क में भी मिले, लोगों ने पेपर्स में लिख रखे थे कारपेट के नीचे। तो उसमें ये है ना कि उसमें आज भी जो है जिन यूजर्स के जो बिटकॉइन थे, वो उनको आज भी एक अथॉरिटी बना दी गई है, उसमें एक लॉयर भी है, वो जो है टाइम टाइम पे बिटकॉइन सेल करके वो वापस करता रहता है। तो वो अभी भी जब भी, जैसे लास्ट टाइम भी जब उसने सेलिंग की थी, तो मार्केट पे प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वो वहां से जब भी सेलिंग होती है तो वो 10,000 से ऊपर से ज्यादा ही बिटकॉइन की सेलिंग होती है। और जब भी उस वॉलेट से जो है ट्रांसफर होते हैं एक्सचेंज की तरफ बिटकॉइन, तो फिर लोग जो है ना वो सेलिंग पोजीशन बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो है ना बल्क में ही सेलिंग हो। तो उसका ये है कि वो अपने हिसाब से जब उन्हें लगता है कि अब फेयर वैल्यू है, और जिन यूजर्स के साथ उस टाइम पे जिन जो थेफ्ट हुआ था उस टाइम पे, तो वो उन्हें वो वापस करते तो रहते मतलब हैं पब्लिक उसका मनी। वॉलेट ट्रैक करती रहती है एक तरीके से, है? हाँ, वॉलेट्स तो देखो क्या होता है कि जो भी वेल्स वाले हैं, जो वॉलेट्स हैं, वो मैक्सिमम लोग ट्रैक करते हैं। वो इसलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि अगर आप ये मान के चलो कि अगर एक्सचेंज पे तुमने बिटकॉइन खरीदा, एक्सचेंज से खरीदने के बाद अगर वो तुमने वहां से सीधा वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सी एक मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी पता चलती है कि तुम उसे होल्ड करना चाह रहे हो। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन वॉलेट की तरफ होता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई लोग ये जानते हैं कि यार ये अब होल्ड करेगा। तो ये इसको ये माना जाता है कि इसको एक तरीके से तुम बुलिश मान सकते हो कि यार लोग तुम खरीद के उसे होल्ड करके रखना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जब जो वेल्स होते हैं, इसको वेल्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बिग वेल्स। कि जिनके पास बल्क में बहुत सारे मतलब क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो उन्हें उन टोकन्स का वेल्स कह दिया जाता है। तो जैसे कि अब और उसके बाद में जब तुम्हारा वॉलेट जो है, अब उसमें मान के चलो जैसे 1,000 बिटकॉइन है, 2,000 बिटकॉइन है, अब एकदम से तुम जो है ना वो 1,000 बिटकॉइन या 2,000 बिटकॉइन अगर तुम एक्सचेंज के वॉलेट की तरफ उसको मूव करोगे, तो सीधी सी बात है, जो जो तुम्हारे वॉलेट्स को ट्रैक कर रहा है, वो ये समझ जाएगा कि ये जो है इसका आज मूड है इसका सेल करने। तो फिर जो है ना कि लोग जो है फिर उसको ट्रैक करने लगते हैं कि हाँ भाई वो सेलिंग होगी तो शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनेगा, क्योंकि तुम अगर तुमने वो शिफ्ट कर लिए हैं, इसका मतलब है कि अब वो सेल करना है, सीधी सी बात है। इसके बाद में फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एथेरियम टोकन आया, एथेरियम ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई। उसके बाद से तो फिर टोकन्स जो है ना बहुत सारे आ गए, ERC-20 टोकन जो है ना वो बहुत ही सारे टोकन्स आ गए। फिर मीम टोकन्स भी, एक सबसे पुराना तो वही है, डोज कॉइन है, जो एक गूगल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, उसने एक ऐसे ही बना दिया था। उसका जो ट्रैक्शन बढ़ा वो तो इलॉन मस्क की वजह से बढ़ा, कि इलॉन मस्क ने जब ट्वीट किए तो वो उसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ, और उसकी वैल्यू भी जो है वो मतलब 1 सेंट भी नहीं थी। पर जब वो 1 सेंट आई थी, तो उस टाइम पे वो 1200% का मूवमेंट था उस दिन का, और 1 सेंट के बाद फिर वो 85 सेंट तक हाई तक गया था। अभी तो शायद वो
40 वाली सेंट पे चल रहा है, क्योंकि अभी तो बुल रन ही चल रहा है, तो बिटकॉइन भी हाई पे ही है। इसके बाद और अगर बिटकॉइन की बात करें तो उसके बाद से फिर काफी सारे एक्सचेंजेस भी हुए, रेगुलेटरी इश्यूज भी हुए। एक और बहुत पुराना इंसिडेंट है सिल्क रूट का। सिल्क रूट का शायद सुना हो तुमने। सिल्क रूट एक वेबसाइट थी जहां पर मतलब ब्लैक मार्केट टाइप से कह लो, अगर नॉर्मल वे में अगर हम लोग बात करें, कि जहां पर सब कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने बिटकॉइन अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर बिटकॉइन पे काफी सारे मतलब ये मान के चलो कि मतलब कुछ लोग बिटकॉइन के पॉजिटिव भी हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव भी हैं, कि ये सही चीज के लिए यूज होता है या नेगेटिव चीज के लिए। तो वो भी एक बिटकॉइन का एक इंसिडेंट था काफी फेमस, जिसमें एफबीआई ने सिल्क रूट जो वेबसाइट थी उसको उसको क्रैक डाउन किया, उसको बंद करवाया, और उसके बाद वहां से भी काफी बिटकॉइन के वॉलेट्स मिले थे। तो उसमें ये था ना कि बिटकॉइन नॉर्मल कोई भी बंदा तो यूज कर नहीं रहा है, गलत कामों के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि भाई आज की डेट में क्या है कि एक्सचेंजेस है, एक्सचेंजेस में क्या होता है कि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो तो तुम्हारी आईडी मांग लेंगे, आईडी मांग लेंगे, केवाईसी कर लेंगे, पर उसका भी ये है कि उनका प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है कितना नहीं है, ये अभी किसी को पता नहीं। ये है कि मैक्सिमम एक्सचेंजेस जो है वो कुछ पॉलिसीज फॉलो करते हैं। अच्छा, अभी पर इंडिया जो में तो पुराने जो जैसे क्रिप्टो करेंसी बैन की हुई है या नहीं? नहीं, क्रिप्टो करेंसी पे पहले एक ब्लैंकेट बैन हुआ था, ये बात होगी शायद 2016 की या 17 की। उसके बाद से जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया था। अभी क्या है कि हमारे यहाँ रेगुलेटरी थोड़े से इश्यूज है। रेगुलेटरी इश्यूज का मतलब ये है कि भाई हमारी जो आरबीआई है और जो सेबी है कुछ गाइडलाइंस देती है कि भाई देखो आप जो है यूजर्स की केवाईसी करो, इस तरीके से करो, और अगर हम जांच करते हैं तो आप उन सारी चीजों को हमें शो करो। अगर आप उन चीज को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो बैन है। और हमारे यहाँ फिर अब टैक्सेशन भी हो गया है शायद 1-2 साल पहले से। 30% तो टैक्स वो है। कुछ रीजन है, हाँ, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस जो है, जो हमारे यहाँ इंडियन एक्सचेंजेस भी थे, यूनो कॉइन था पहले, और भी कॉइनेक्स था, कॉइनेक्स तो अब बंद हो गया, वो भी शिफ्ट हो गया था सिंगापुर जब ब्लैंकेट बैन हुआ था, वो तो पूरी तरह बंद हो गया है। वजीर एक्स है। तो क्या है ना कि वो क्या होता है हेडक्वार्टर्स अपने शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक तो रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी वजीर एक्स है और बाइनेंस का भी ये था, तो काफी सारे ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो चाइना की वहां पर किए गए थे कंट्री में, और वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे। तो क्या होता है कि जब वो उनसे डेटा मांगा जाता है कि किसको किया गया है और ये क्या था, आप इसका हमें पूरा डेटा दीजिए, तो उनके पास होता नहीं है। तो एक्सचेंजेस जो होते हैं ना वो मतलब बहुत लाइटली लेते हैं इन सब चीजों को। और जो गवर्नमेंट्स होती हैं कंट्रीज की, उनके लिए क्या होता है कि टेररिज्म होता है और भी सारी चीजें होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो उन्हें सोर्स नहीं पता होता है कि ये पैसा कहाँ से आया। तो वो इसलिए उनके हर कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं कि नहीं, हमें आप आप करिए ट्रांजैक्शन, आप ऑपरेट करिए, पर ये चीजें जो है हमें पता तो चलना चाहिए कि भाई आपने केवाईसी की है, ये किस बंदे के ट्रांजैक्शन है। अब उस टाइम पे ये था कि काफी सारी जो चाइनीज कंपनीज थी इंडिया में, उनके काफी सारे यूजर्स थे, पर उनको ये था कि जब ये रेड वगैरह मुंबई में हुई थी तो वो सब चाइना वापस चले गए थे। तो ये था कि भाई हम लोगों ने किसी को पकड़ ही नहीं पाया। उसी के बाद के इंसिडेंट के बाद से ये हुआ था कि कुछ चाइना की एप्स भी जो है उन्हें बैन किया गया था, क्योंकि वो सारी जो चीजें थी वो मनी लॉन्ड्रिंग में ही आती हैं, कि भाई आपने शो नहीं किया है, पैसा इधर उधर हो रहा है और सोर्स भी नहीं पता है कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है। तो मेन चीज ये होती है। और अभी तो ये है कि हाँ, एक्सचेंजेस काफी सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ वॉलेट होता था कि भाई आपने बिटकॉइन डॉट ऑर्ग पे एक वॉलेट बना लिया है और उसके बाद में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ से वहां चेंज कर लिया, स्वैप कर लिया, और स्वैप करने के वॉलेट बाद से क्या होता मतलब है कि एक हमारे पास जैसे मतलब वॉलेट से मतलब हमने एक जैसे हिंदी में कह देते हैं बटुआ, हाँ है ना? हाँ हम्म, मतलब हमारे पास एक हम्म। बटुआ है जिसमें हम बिटकॉइन खरीद के रख सकते हैं, कॉइन। हाँ, बिटकॉइन खरीद के रख सकते हैं या फिर माइन करके हम लोग रख सकते हैं। अब बिटकॉइन का सिंपल सा मतलब ये मान के चलो कि वो एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब है कि भाई वो एग्जिस्ट जो करती है वो इंटरनेट पे ही करती है, वो उससे हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं नहीं तो लोगों को उसका। इस पे भरोसा नहीं हो पा रहा बिटकॉइन पे ना, कि ये वर्चुअल करेंसी है, इंटरनेट पे हवा है, हवा हो जाएगी सब। नहीं नहीं, लोगों का भरोसा का तो मतलब ये नहीं कह सकते हम लोग क्लियरली कि भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर भरोसा नहीं होता तो उसकी वैल्यूएशन जो है, जो हाँ, उसकी एक आज अस्सी बिटकॉइन की हजार वैल्यू जो है वो, 80,000 डॉलर, सही हाँ, बात है। वो लगभग इतनी नहीं होती। हम्म। पर अभी भी ये है कि बिटकॉइन जो, जैसे कि जो बिटकॉइन को अगर हटा के हम लोग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर सिर्फ बात करें, तो टेक्नोलॉजी तो ठीक है, टेक्नोलॉजी को हम लोग कुछ चीजों में यूज कर सकते हैं, जिससे कि ट्रैकिंग है, और जैसे कि डुप्लीकेट कॉपीज की जो चीजें हैं वो चीज को हम लोग हटा सकते हैं। तो कई सारे सिस्टम्स में उस चीज को यूज किया जा सकता है, पर उसके लिए वही है ना कि हमें
अब जैसे कि ये ब्लॉकचेन है, जैसे हमारे पास एथेरियम की हो गई। आज की डेट में तो बहुत सारे कॉइन्स की मतलब ब्लॉकचेन है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ बिटकॉइन की थी, एथेरियम की थी, डोज कॉइन की थी और एक जेड कैश की थी। तो आज की डेट में क्या है कि काफी जो बड़े बड़े टोकन्स हैं वो जो पहले जो थे वो ईआरसी में लॉन्च हुए थे, उसके बाद में अब काफी की ब्लॉकचेन हो गई है। तो ये होता है कि हम कौन सी ब्लॉकचेन यूज करेंगे। जैसे कि अगर मान के चलो कि अगर हमारे बैंक्स को यूज करनी है ट्रांजैक्शन के लिए कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो अब वो एथेरियम की ब्लॉकचेन नहीं यूज कर सकते हैं या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि भाई वो भाई कितने लोगों के पास है, कितने नोड्स हैं, उन्हें नहीं पता है। तो वो एक अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाना चाहेंगे। अब जब वो खुद की बनाना चाहेंगे तो दूसरी बात ये है कि जो यूजर्स हैं हमारे, अब जैसे कि अगर हमारे यहाँ बैंक है, अगर कोई बनाना चाहे तो भाई वो तो पीयर टू पीयर सिस्टम चलेगा, उसमें नोट्स भी होने चाहिए। और दूसरा जो बंदा है वो उसे यूज करने को तैयार है तो ठीक है, वरना फिर वही वही एक इशू आ जाएगा कि नहीं, अगर बैंकिंग सिस्टम जो है वही एक ब्लॉकचेन यूज कर रहा है और जो वहां जो बैठे क्लर्क हैं वही उस चीज को चला रहे हैं, तो वो तो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बन गई ना, क्योंकि भाई पूरा कंट्रोल उनका उसी पे ही है। तो वो फिर एक वो वाली चीज चली जाएगी कि नहीं, उस पर कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए क्या है, काफी लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। और जेपी मॉर्गन चेस ने एक ग्रुप बनाया था, अभी पता नहीं वो कहाँ पर पहुंचा नहीं। हाँ सर, हाँ। तो एक जेपी मॉर्गन ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें उसने क्या किया था कि काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और भी बैंक्स जो हैं उनको एक अपने ग्रुप में बनाया था, और वो ओरेकल के साथ भी उन्होंने टाई अप किया था कि हम लोग जो है इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए एक अपनी ब्लॉकचेन बनाते हैं, ताकि जो है कि हमारा जो किसी को रुपए भेजने हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो इजिली जो है वो चले जाए। अब वो पता नहीं कहाँ पर पहुंचा है, कहाँ तक नहीं पहुंचा है, पर उस पर भी उन लोगों ने काम किया था। तो ये है ना कि कंपनीज भी रिसर्च कर रही हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी हैं जो रिसर्च कर रही हैं कि हम अपनी ट्रैकिंग के लिए कि हमारा जो सामान है इस कंट्री से कहाँ तक पहुंच गया है, कहाँ जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पे अभी। अच्छा, जैसे बिटकॉइन है और ये बहुत सारे अलग इतने सारे कॉइन्स आ गए अब तो, जैसे लाखों करोड़ों कॉइन्स है, तो बिटकॉइन और इतने सारे कॉइन्स में क्या अंतर है? सिर्फ बिटकॉइन ही क्यों बढ़ रहा है? बाकी देखो, बिटकॉइन का एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो एक सिर्फ यही है कि उसका एक तो जो फाउंडर है वो अनोनिमस है, वो किसी को नहीं पता है कि वो जिंदा है या वो अब नहीं है। उसके जो वॉलेट है वो आज तक डॉर्मेंट है, और उसमें इस टाइम पे टोकन्स जो होंगे, बिटकॉइन जो होंगे वो 1 बिलियन से ऊपर होंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि उसका फाउंडर का किसी को पता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग ये जो डिसेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं, तो अगर हम लोग सारे टोकन्स को कंपेयर करना शुरू कर दें तो उसमें जो प्योरली जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो एक सिर्फ बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन का एक तो फाउंडर नहीं पता है। दूसरी चीज ये कि जो बिटकॉइन की जो फ्लक्चुएशन है और जो चीजें हैं वो किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसा कोई भी यूजर नहीं है। जैसे आज की डेट में जब से ये बिटकॉइन के ईटीएफ आए हैं अभी इसी साल से, तो जैसे कि अभी हमारे पास ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, इन सब के ईटीएफ है, तो इन्होंने एक्यूमुलेट करना अब बिटकॉइन शुरू किया है, क्योंकि भाई अब ईटीएफ लोगों ने खरीदने शुरू किया और वो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनके पास अब बिटकॉइन लगभग अराउंड 1 मिलियन के आसपास हो गए हैं, अगर मान के चलो। मतलब सारी जो है ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, पर अभी भी एक किसी आदमी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज पे जो है वो कंट्रोल कर सके। अभी भी क्या है ना कि इतनी सारी नोड्स हैं, इतने सारे मतलब लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन है और सबका थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, तो वो वही एक जो है जो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है। बाकी टोकन्स का क्या होता है, जैसे एथेरियम है, एथेरियम का जो फाउंडर है विटालिक, वो भाई सबको पता है वो कौन है, कहाँ रहता है, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो वहां जाता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई वो लोग उसके प्राइस को जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उनके वो बनी होती हैं, कम्युनिटीज बनी होती हैं, वो हाइप भी क्रिएट करते हैं और भी चीजें करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। वैसा ही हर हर टोकन के साथ है कि उसकी कम्युनिटी होती है, उसके फाउंडर्स होते हैं, वो अपनी हाइप क्रिएट करते हैं, उसके बाद में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। तो वो उनका क्या होता है कि तुम ये मान के चलो, जैसे हम लोग ये टॉप 10 टोकन्स को तो छोड़ देते हैं या टॉप 20 टोकन्स को छोड़ दो, पर जो जो लोअर साइड के टोकन्स होते हैं उनका मतलब व्हाइट पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं, पर वो रियल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में कोई अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसको हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट शो करना है कि भाई जिससे जो है जो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं या जो फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं वो देखते हैं उस चीजों को कि भाई हाँ इनका रेवेन्यू इतना है,
सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो रहा है, एबिटा क्या है। तो एक हमारे पास एक डेटा होता है और जिसको एक वेरीफाई करता है, एक हमारे यहाँ जैसे इंडिया में सीए वेरीफाई करता है कि नहीं भाई हमने चेक किया है, चीजें हैं ये। अभी ये जो कंपनियां हैं, इनकी वैल्यूएशन कैसे हो रही है, इनकी चीजें कैसे हो रही हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो ग्रुप्स भी बनते हैं, फेक भी बनते हैं, और भी चीजें होती हैं जैसे कि जो एयर ड्रॉप होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जो थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा फिशी लगती है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि वेरीफाई हम लोग चीजें नहीं करते हैं। तो क्या होता है, प्राइस मैनिपुलेशन होता है, प्राइस पंप करता है, उसके बाद में फिर वो लोग डंप कर देते हैं। पर ये है कि अभी जो अगर देखा जाए तो जो टॉप 20 टोकन्स हैं, उनको तो कह सकते हैं हम लोग कि भाई वो काम कर रहे हैं, उनकी एक स्टेबल वैल्यू है, उनका वॉल्यूम भी है। और वो अब तो लगभग 2-3 साल से अगर देखा जाए तो प्राइस भी जो है वो उतना फ्लक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि अब क्या है कि यूजर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब जैसे कि अगर तुम यही 2014 में चले जाओगे, 15 में चले जाओगे, 16 में, तो फ्लक्चुएशन मतलब बहुत होता था। अभी क्या है, क्योंकि उस टाइम पे आज की डेट में अगर कंपेयर करेंगे तो यूजर्स कम थे। अब आज की डेट में क्या है कि किसी के पास बिटकॉइन हो या ना हो, पर मैक्सिमम लोग इस टर्म को जानते हैं कि हाँ ये कुछ है। बिल्कुल। और जो यंग जनरेशन है वो तो मतलब जब हाइप क्रिएट हुई तो बहुत चीजें हुई, तो उन्होंने क्या है कि कुछ ना कुछ टोकन्स खरीद लिए। और मैक्सिमम लोगों का टोकन्स का मतलब सिर्फ ये है कि स्पेक्यूलेशन। किसी का ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्लॉकचेन जो है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, या फिर जो दूसरे जो टोकन्स हैं वो कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जैसे रिपल है, या ये रेमिटेंस के लिए यूज होगा या किस चीज के लिए। सबका मैक्सिमम लोगों का सिर्फ एक ही मतलब गोल होता है कि हमने ये इतने प्राइस पे खरीदा और ये 10 दिन में जो है ये डबल हो जाएगा। अच्छा, मेरे जैसा मैक्सिमम जैसा लोगों इन्वेस्टर बंदा अगर ये चाहे कि भाई मैं आज बिटकॉइन खरीद के रख लूं और आने वाले 20-30 सालों बाद बेचूं, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब 20-30 सालों बाद रहेगा बिटकॉइन, प्राइस बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, क्या खरीदना चाहिए देखो इतने? इसको तो देखो, बिटकॉइन का तो ये होता है ना कि ये तो माइंडसेट के ऊपर होता है। जैसे कि अब तुम्हें एक हम सिंपल एग्जांपल देते हैं। तुम ये आज मान के चलो कि तुमने अगर बिटकॉइन, जैसे कि जो बहुत ही मतलब बिटकॉइन के फेवर में होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिटकॉइन के फेवर में नहीं होते हैं। इसको हम लोग बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक माइंडसेट वाली बात है कि भाई आप कितना फेवर कर रहे हो। आज तुमने अगर बिटकॉइन खरीदा और तुम उसको होल्ड कर रहे हो, अब सिंपल सी बात है कि अगर तुम उसे होल्ड कर रहे हो, तुम अगर जा रहे हो कॉफी पीने, तो कॉफी पीने जाओगे तो वो तो मतलब जैसे अगर इंडिया में अगर तुम कॉफी पी रहे हो तो वो हम लोग मान लेते हैं, चलो अगर स्टारबक्स में जा रहे हो तो 150 के आसपास की हो गई। या अगर नॉर्मल शॉप पे जा रहे हो तो दिल्ली वगैरह में मान के चलो 100 रुपए के आसपास हो गई। और स्टारबक्स अगर में तो तुम किसी कॉफी रेडी, शायद 500-600 की मिलती है, 150 में भी कहाँ आती है। हाँ हाँ चलो 500 मान लो। अब 500 मान लो हम कह रहे हैं, और अगर रेडी पे जा रहे हो तो भाई 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय ऐसे मिल जाती है। तो अब उस ट्रांजैक्शन के लिए तुम अगर बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन उसे करोगे, अगर हम भी चलो ये मान भी लेते हैं कि सामने वाला जो दुकान वाला है या जो शॉप है वो लेने को तैयार है, तो अब क्या है कि अगर हम उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग उसको सतोशीज में करेंगे तो वो इंस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि भाई उसे तो इंस्टेंट रुपए चाहिए। तो वो इंस्टेंट नहीं हो रहा है। बिटकॉइन में ये इशू ये होता है कि भाई सतोशीज बिटकॉइन, में मतलब सतोशीज क्या है ये? सतोशी का मतलब से कि उसमें क्या होती है, यूनिट्स है। जैसे कि हम लोग जो बिटकॉइन है उसके बाद में जो डेसिमल में जो बिटकॉइन होता है, जैसे कि तुम्हारे पास अच्छा। आधा है या 0.0001 है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिटकॉइन की वो सतोशी होती है। तो अब एक तो ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइन में है वो बिल्कुल ही मतलब इंस्टेंट नहीं होता है कि हमने किया और वो तुरंत हो गया। ये जो इंस्टेंट के जो ट्रांजैक्शन है वो आजकल ट्रॉन में हो जाते हैं, सोलाना की ब्लॉकचेन पे हो जाते हैं, पॉलीगॉन में फीस। हो जाते हैं, और रिपल में हो जाते हैं। तो उनमें वो चीज पॉसिबल है, अगर सामने वाला लेना चाहे तुम उसे कर सकते हो, उसके पास आ जाएगा रुपए। दूसरी चीज एक ये है कि अगर अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे कि एंड में जो मैक्सिमम लोग हैं, जैसे कि अगर तुमने भी आज बिटकॉइन खरीदा, जैसे लोग कहते हैं कि हमारा जो ये जो फिएट सिस्टम है जिसको हम लोग कैश सिस्टम बोलते हैं अपना, जैसे वो इंडियन रुपी हो गया या यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, तो अल्टीमेटली तुम देखोगे कि अगर तुमने आज बिटकॉइन लिया और तुम सोच रहे हो कि चलो हम 10 साल उसे होल्ड करेंगे, पर 10 साल होल्ड करने के बाद तुम क्या करोगे, उसको दोबारा कन्वर्ट करोगे फिएट करेंसी में। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारा भरोसा जो है एंड में उसी कैश सिस्टम पे आ गया। हाँ तुम बिल्कुल, ये बेशक तो कहते,
हाँ, कि तुम बेशक कहते कुछ भी रहो कि नहीं यार हमने तो बिटकॉइन होल्ड कर रखा है, ये कर रखा है, पर अगर तुम एंड में उसको दोबारा उसी कैश सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि नहीं यार तुम्हारा भरोसा अभी भी क्योंकि क्योंकि इस आज भी सिस्टम से। वर्ल्ड वाइड कैश ही एक्सेप्टेड है ना, बिटकॉइन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है, हाँ आप उसमें सब कुछ ले नहीं सकते। हाँ हाँ, तो मेन चीज ये है ना कि इस सिस्टम को भी अभी हम लोग पूरी तरीके से वो कर नहीं सकते हैं डिनाई, कि तुम कहते कुछ भी रहो कि नहीं हमें तो बिटकॉइन पे भरोसा है, कैश सिस्टम पे नहीं है, पर अल्टीमेटली जो ये बोल रहा है वो भी बिटकॉइन खरीदेगा और एंड में जो है उसे कन्वर्ट करता है वो कैश में। तो ये होता है ना कि एक बहुत बार सारी चीजें होती हैं कि जो कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं। एलन तो हमारे मस्क ने हिसाब भी से तो ये है ये कि शुरू कर दिया था ना कि वो अपनी कार उसमें लेगा, बिटकॉइन हाँ में देगा। हाँ, बिटकॉइंस मिलेगा। इलोन मस्क ने तो बिटकॉइन बाई भी किए थे काफी। हम्म। वो उसने सिर्फ चेक करने के लिए बाई किए थे कि लिक्विडिटी कितनी है। उसका ये था कि अगर मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ काफी ज्यादा और अगर मैं बिटकॉइन सेल करता हूँ काफी ज्यादा तो प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आए। तो वो उस चीज को वो चेक करने के लिए किया था। और बिटकॉइन जो है वो टेस्ला के पास है, काफी सारे बिटकॉइन है, क्योंकि जब वो इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि नहीं हम थोड़ा सा बिटकॉइन खरीदेंगे तो वो उनकी चल गया ना। तो शशांक फिर वो मतलब चल जाता है ना। अभी तुम पता चले कि गूगल मीट भेजते तो वो गूगल मीट पे पता चला कि अब वो 20 मिनट लग रहे हैं, वो कुछ कर रहा है। तो अब क्या है कि अब ये हो गया अपडेट हमारा, अब जब ये अपडेट हो गया है तो फिर अब इसमें ये है कि ये चल जाएगा। ठीक है सर, कंटिन्यू। हाँ, तो और हम लोग अभी रिसेंट अगर हम लोग बात करें तो रिसेंट जैसे कि जो यूएस इलेक्शंस हुए हैं इसमें ट्रम्प जीत गया है। तो जो ये जो अभी जो रिसेंट मूवमेंट जो हुआ है बिटकॉइन का वो ट्रम्प की वजह से हुआ है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में है। अच्छा। बाकी क्या है ये तो देखो अब बहस है कि भाई बिटकॉइन और ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इनका यूज क्या है वर्ल्ड में। कुछ लोग जो होंगे वो बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ लोग जो है वो जो है ना वो काफी नेगेटिव हैं, क्योंकि अभी तक जो है जो रेमिटेंस का भी अगर हम लोग अगर वो करें, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो सैटरडे को नहीं भेज सकते हैं या मंडे को नहीं भेज सकते हैं। तो उसके भी क्या है आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे वेस्टर्न यूनियन है जो इंस्टेंटली से ट्रांसफर होता है, तो हम खुद ही यूज करते हैं। पेपाल जो है वो इंस्टेंट करता है पर पेपाल की थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा रहते हैं। पर हमारे पास ट्रांसफर वाइज है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कर देते हैं इंस्टेंटली ट्रांसफर। और हमारे यहाँ तो इंडिया में जैसे यूपीआई है, यूपीआई तो मतलब इंस्टेंटली करता है, रात के 2 बजे करो 2:30 बजे करो 1 सेकंड में जाता है पैसा। अच्छा, तो ये है ना बिटकॉइन पे पब्लिक भरोसा करे ऐसा क्या है, मतलब उसमें भरोसे लायक कि भाई कैसे देखो भरोसा कर भरोसे सकते हैं? भरोसा करने हैश का तो वगैरह देखो क्या क्या है होता ना। है ये? हम्म, और हम्म। देखो भरोसा करने के लिए तो देखो चीजें उसमें आखिर अगर एंड में हम लोग अगर उस चीज को देखें तो वो सिंपल एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या होता है कि भाई एक फेज होता है। अगर हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ हमारा व्यू पॉइंट है, ठीक है ना, इसमें क्या है कि भाई कुछ लोग जो है वो अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ फेवर में हो। तो हमारा सिंपल सा ये है कि भाई वो टेक्नोलॉजी है। कुछ टेक्नोलॉजीज पहले थी जिनका एक फेज था, है ना, वो धीमे धीमे अपनी चीजों को चेंज नहीं कर पाए, टाइम के साथ में वो कंपनियां बंद हो गई। वैसे बिटकॉइन का है आज की डेट में हाई क्रिएटेड है, टेक्नोलॉजी है, कल को उससे कोई बेटर टेक्नोलॉजी आएगी और चीजें आएंगी, या फिर कोई जो है अगर बिटकॉइन को जो है उसको जैसे मान के चलो ये शायद बात होगी 2017 के आसपास की। उस टाइम पे एक एक फेक न्यूज थोड़ा सा एक सर्कुलेट हो रही थी कि जो बिटकॉइन का वो जो है वो किसी ने जो है बिटकॉइन में एक फर्जी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में हो चुका है। तो अगर ये फर्जी ट्रांजैक्शन जब ये न्यूज थोड़ा सा बाहर आई कि हाँ एक फर्जी ट्रांजैक्शन हो गया है वो ब्लॉक में चला गया है, उसी दिन बिटकॉइन का हमें ध्यान है ये अराउंड शायद 15-20% का डिप हो गया था। पर जब वो तब न्यूज वेरीफाई हुई और चीजें हुई तो वो कंफर्म हुआ कि नहीं भाई बिटकॉइन का कोई भी फर्जी ट्रांजैक्शन ब्लॉक में नहीं गया है। तो उससे ये होता है ना कि भाई अगर बाई चांस अभी तक तो उसका जो प्रोटोकॉल्स बना हुआ है व्हाइट पेपर के हिसाब से उसमें कोई भी चीज अभी तक लूपहोल कोई नहीं निकाल पाया है, क्योंकि जो होते हैं जो हैकर्स होते हैं जो अलग टोकन्स में हैक कर लेते हैं या एक्सचेंजेस हैक कर लेते हैं, तो अभी तक वो बिटकॉइन में वो लूपहोल नहीं निकाल पाए, क्योंकि अगर वो निकाल लेंगे तो फिर ये चीज हो जाएगी कि वो फर्जी ट्रांजैक्शन कर लेंगे।
अब वो फर्जी ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर तुम समझ रहे हो कि जो एक यूजर ट्रस्ट बना हुआ है वो चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि हैकर्स का तो ये है कि भाई वो तो उसमें पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन डाल दें, वर्चुअल टोकन्स भी वो क्रिएट कर लेंगे बिटकॉइन। तो फिर तो वो है ना कि जो एक करंट में जो एक रेपुटेशन उसकी बनी है वो चीज मतलब वो पूरी जीरो हो जाएगी। तो ये चीज ये है कि भाई इसके बारे में आगे का प्रिडिक्ट करना वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि भाई कोई आगे लूप होल्स ढूंढ ले या उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर ले, वो आगे का नहीं पूछते। हाँ, अभी के लिए ये है कि वो काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है जिसकी वैल्यू जो है वो यूजर से ही डिफाइंड है। अभी के लिए तो फिलहाल ये है। और इस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड टोकन भी वही है, और लोग भी जो इस इंडस्ट्री को जानते हैं वो सिर्फ उसी की वजह से जानते हैं कि भाई बिटकॉइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे बिटकॉइन में कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, तो मतलब उस ट्रांजैक्शन को मतलब सही ट्रांजैक्शन है ये, लीगल ट्रांजैक्शन है, इस चीज का मतलब कैसे निकलता है? देखो ब्लॉक में तो ये होता है कि जैसे कि जब तुम कोई जैसे तुम सेंड कर रहे हो, जब तुम सेंड करते हो टोकन, या टोकन को नहीं, हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं। जैसे कि अगर तुमने अपने एक्सचेंज से या अपने वॉलेट से तुमने सेंड किया, उसमें तुमने जो है वो ट्रांजैक्शन फीस भी उसमें इनपुट कर दी कि भाई हम इतना देंगे। तो जब वो ट्रांजैक्शन जब तुम उसमें डालते हो तो ये जो पूल्स होते हैं, पूल्स बोल लो या फिर नोड्स बोल लो, तो वो जो नोड्स होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा ये बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये चीज ट्रांजैक्शन करना है। तो वो जो होते हैं वो उस चीज को वेरीफाई करते हैं कि नहीं ये ठीक है, इसके वॉलेट में ये टोकन था और ये इसको कर रहा है। तो वो जब वेरीफाई करते हैं, और वो वेरीफाई कैसे करते हैं या वो उस चीज को उस ट्रांजैक्शन को कैसे उठाते हैं ब्लॉक के लिए, क्योंकि जब तक नोड्स जो है वो वेरीफाई नहीं करेंगे तुम्हारा उस ब्लॉक पे वो नहीं जाएगा। अच्छा। तो वो जब वेरीफाई कर देते हैं तब फिर वो ट्रांजैक्शन जो है वो आ जाता है कि नहीं यार तुम्हारा जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म तभी होगा जब वो ब्लॉक माइन हो जाएगा, पर वो ट्रांजैक्शन तुम्हारा उस ब्लॉक फॉर्मेशन के टाइम पे वो चला जाता है कि हाँ वो नोड ने वेरीफाई कर दिया है। जब वो नोड्स वेरीफाई करती हैं तो उसी में क्या होता है कि और भी जो यूजर्स होते हैं वो भी वेरीफाई करते हैं जो और नोड्स होती हैं। तो इसीलिए तुम देखोगे कि जब तुम बिटकॉइन सेंड करोगे तो उसमें ये होता है कि एक ब्लॉक कंफर्मेशन, दो ब्लॉक कंफर्मेशन, तीन ब्लॉक कंफर्मेशन, तो वो ऐसे चलता रहता है ना कि वो। और तीन ब्लॉक कंफर्मेशन में जैसे एक्सचेंजेस वगैरह भी जो होते हैं वो शो कर देते हैं कि नहीं अब आपका टोकन आ चुका है हमारे पास। ऐसे ही और भी टोकन्स का है, जैसे बिटकॉइन का तो ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, पर अब तो काफी सारे टोकन्स आ गए हैं जो इंस्टेंटली हो ही जाते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड में। पर अभी भी ये जो है ना ये तो सिर्फ एक डिबेट की बात है कि मतलब फिएट सिस्टम अच्छा है या वो सिस्टम अच्छा है। अब ये तो क्या है कि ये सिर्फ एक नजरिया है कि भाई, क्योंकि अगर तुम जिससे भी पूछोगे जो बिटकॉइन में ट्रेड भी कर रहा है या जो मिलियनायर बन गया है, वो भी भाई बिटकॉइन को कितना यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये है कि वो कोई बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी या जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या उसे यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ स्पेक्यूलेशन कर रहा है। मैक्सिमम लोगों का वही है कि वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट को ही वो देख रहे क्रिप्टो हैं। इंडस्ट्री आजकल मतलब स्पेकुलेशन के लिए ही ज्यादा यूज हो रही है, ऐसा कोई हाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं हाँ है क्योंकि इसका कोई हाँ यूज नहीं है। हाँ। बाकी जो इंडस्ट्रीज में जो काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रहे हैं आज की डेट में। जैसे अब तो बिटकॉइन का ईटीएफ भी आ गया है, और ये हमें लग रहा है शायद, हाँ ये शायद 2017 या 2018 में जो फ्यूचर्स में जो सीएमई में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे भी मतलब ये था कि धीमे धीमे जो है ना कि बिटकॉइन एडॉप्शन के लिए वो चीजें हो रही। जैसे सीएमई पे जब वो बिटकॉइन का फ्यूचर्स लॉन्च हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था कि हाँ कि जो वर्ल्ड का जो काफी बड़ा एक फ्यूचर्स एक्सचेंज है उनके यहाँ भाई फ्यूचर्स का वो लिस्ट हुआ। तो ये होता है कि जब बड़े ट्रेडर्स, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मतलब उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ ठीक है, यूजर्स थोड़े से ज्यादा आते हैं। क्योंकि अभी जैसे कि जो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस काफी कुछ बता ले अपने बारे में कि भाई हमारा ये प्रोटोकॉल है, हमने इंश्योरेंस भी ले रखा है, और हमारे पास इतने यूजर्स हैं, हम अपना जो जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो हमारे पास टोकन्स आते हैं उन्हें हम कोल्ड वॉलेट पे रखते हैं। पर उसके बाद भी हर 1 साल में मान के चलो एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है एक बड़े एक्सचेंज पे कि जिसमें काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का थेफ्ट हो जाता है।
तो ये बिल्कुल। होता है ना कि भाई वो चीज जो है ना कि हम श्योर नहीं है कि यार ये एक्सचेंज जो है ये प्रॉपरली रेगुलेटेड है और यहाँ पर हमारा पैसा सेफ है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई तुमने किसी एक्सचेंज पे तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे उस वॉलेट में $1 मिलियन के बिटकॉइन है या फिर कोई अदर टोकन है। अब एकदम से रातों रात कोई हैकर्स की एक टीम है जिन्होंने वो उड़ा लिए, तुम किसके पास जाओ? सही बात तो है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जब वो सीएमई में ट्रेड होने लगा, तो वो क्या है, वो एक प्रॉपरली एक हमारा एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है। वहां पर थेफ्ट अगर हो भी जाता है या कुछ भी होता है, पहली बात तो उसका कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है। तो अगर वहां पर अगर कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी होता है तो उसके लिए क्या है, कोर्ट्स हैं, आप जा सकते हो और चीजें कर सकते हो। तो वहां पर आपको प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा। अभी वहां अभी पर क्या हुआ है था कि ना, हाल फिलहाल में एक एक्सचेंज का हैक हुआ था, वो सारे कॉइन चले गए थे, क्या नाम था उसका? हाँ, अभी हमारे यहाँ इंडियन एक्सचेंज पे हुआ है, हाँ। जिसमें वहां पर वो जो उसका फाउंडर उसने अनाउंस किया है कि 50% बर्डन जो है वो यूजर्स को बियर करना पड़ेगा। है ना? तो भाई यही चीज होती है कि प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर चीजों को फॉलो करना और 100% मतलब सेफ जो चीजें है ना, वो हम लोग किसी के बारे में श्योरली नहीं बोल सकते। क्योंकि क्या है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें आज भी इतने लूप होल्स हैं कि आपने बिटकॉइन कहीं से लिया या चुराया, उसके बाद आप आराम आराम से बच सकते हो। क्योंकि हमारे पास जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं वहां जाके जब आप टोकन को स्वैप कर लेते हो तो वहां से वो चेन टूट जाती है। जब वो चेन टूट जाती है तो उसके बाद में क्या है कि अब ट्रैक करने वाले लोग लगे रहते हैं कि वो यहाँ से वहां गया, वहां से वहां गया, या किस वॉलेट में एकदम से अचानक से टोकन बढ़े। तो वो सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, पर श्योरिटी आप 100% नहीं बोल सकते कि नहीं यही वो बंदा है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक वॉलेट से अगर दूसरे वॉलेट से वो ट्रांजेक्शन किया है, वो उसमें नोट डाल देते हैं कि नहीं ये जो वॉलेट है ये जो है ना ये चोरी वाला है, फलाना है, वो वॉलेट उसको यूज ही नहीं करेगा दोबारा। नहीं, अभी वो आपने दूसरा बोला वॉलेट बना देगा। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब सिंपल ये होता है कि वहां पर तो रेगुलेशन जीरो होते हैं। वहां अच्छा। तो बस आपको सिर्फ वॉलेट बनाना है। बस आपको ना वो आईडी मांगेंगे, ना वो आपसे एड्रेस मांगेंगे, ना वो कुछ मांगेंगे। और सेंट्रलाइज्ड वहां तो बस एक्सचेंज में मतलब पूरा केवाईसी होता है? सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में क्या होता है कि वो भाई अब आज की डेट में तो जो काफी कंट्रीज हैं वो जिस भी कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं वो वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, तो वो केवाईसी भी कर ही लेते हैं। कुछ एक्सचेंजेस होते हैं जो नहीं करते हैं, वो विड्रॉल पे आपकी केवाईसी करते हैं, पर वो आपकी जैसे बेसिक जो एक्सचेंज पे क्या होता है कि भाई आपका नाम और ईमेल आईडी तो वो लेंगे। कुछ वेरिफिकेशन के कुछ लोग 2FA डाल देते हैं, कुछ जो है ईमेल में एक पासवर्ड भेज देते हैं, आपको डाल दिया उन्होंने 2FA के लिए। पर अभी भी जो जो चीजें हैं वो बहुत उतने अच्छे लेवल पे नहीं है कि जिससे हम लोग श्योरिटी से करें। एआई वगैरह यूज करते हैं और चीजें यूज करते हैं। टैक्सेशन का भी ये है कि भाई रूल्स तो हैं कंट्रीज में, पर मतलब क्लियरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो अभी भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है इस इंडस्ट्री में, कि मतलब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो प्रॉपर टैक्स दे रहे हो या नहीं। क्योंकि तरीके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि तुमने अब एक एक्सचेंज पे तुम्हें प्रॉफिट भी हो गया फ्यूचर्स में, या फिर तुम्हें क्रिप्टो करेंसीज में हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो, P2P उसको बेच सकते हो। अब P2P से तुम्हारे पास तो किसी बैंक अकाउंट से रुपया आ रहा है, अब वो कहाँ से रुपया आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, तुमने तो P2P से किया, तुम्हारे पास आ गया। अब वो पैसा जो है वो उसका कैसे यूज करेगा पी टू पी ये भी तुम्हें मतलब पता नहीं। पर्सन टू पर्सन? हाँ, पीयर टू पीयर। हम्म। ठीक है, पीयर टू पीयर होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन आया तो वो जो है वो तुम्हारे टोकन उसके पास चले गए, उसने तुम्हें ट्रांजैक्शन कर दिया। अब तुम उसको टैक्स में शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अब कोई भी जैसे बंदा है, तो अगर हम लोग दोस्तों में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तुम्हारे पास कुछ रुपए आ गए, तो वो थोड़ी ना हमारे यहाँ की जो जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं वो चेक करती हैं कि ये 10,000 रुपए कहाँ से आया, 20,000 कहाँ से आया, या 1 लाख कहाँ से बिल्कुल आया। बिल्कुल। तो सिंपल सी चीज है। पर वो जो दूसरा बंदा है उसने चेन बना रखी है कि वो तुमसे भी ट्रांजैक्शन करता है, इधर से भी करता है, उधर से भी करता है, पर उसके बाद में वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, या फिर टेररिज्म फंडिंग कर रहा है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है, या ड्रग में है। तो ये है ना कि वो जो चीजें हैं अभी इस पे बहुत सारी चीजें करने की तो जरूरत है। पीयर टू पीयर में लोगों को पता नहीं लगता कि पैसा हमें भेज कौन रहा है? नहीं नहीं, या पीयर टू पीयर में हमें देखो पता तो चलता है कि कि वो शशांक हमारा इसकी बैटरी लो है, ठीक है ना, बैटरी लो हो गई है, तो अच्छा इसको अच्छा। अब खत्म करते हैं। ठीक है ठीक है ना, ठीक है। 12 मिनट का ही है, ठीक है ना। हम्म। अब इसको हम लोग फिर कल या परसों कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 12 मिनट की है, ठीक है। ठीक है ठीक है।